चलिए देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो ख़त्म हो गया था। मंडे से कुछ नया कराएंगे, लेकिन आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। ताकि क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग तो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कुछ लोग जो एक्सपीरियंस जिनको होता है उनसे खुद ही सीख जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि नीट में और जेई में, और ज़रूरत नहीं है कि मतलब नीट और मेडिकल या आईआईटी जेई की बात करूं मैं, कोई भी मेडिकल कॉलेज या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता है जिसमें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे आप धोखा खा सकते हो वो भी ज़रूरी है, ठीक है। और वो मेरा बताने का काम है आपको, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई बच्चे ने सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा है वो तो एटलीस्ट धोखा ना खाएं। बाकी का चलता रहता है, क्योंकि फिर जब खा जाते हैं तब उनको समझ में आता है, तब कहते हैं अच्छा ये तो हमारी गलती थी, अब आगे नहीं करेंगे। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको तो एटलीस्ट ये चीज़ें ना हो उनके साथ, ताकि आप लोगों को ये लगे कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मालूम थी। तो देखो चल शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, जेई का या नीट का, एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के लास्ट तक जितनी बार भी प्रोसेस होती हैं, जितनी बार भी स्टेप्स होती हैं, उन हर स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे करना है, आपको कितने नंबर आ रहे हैं तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन से कॉलेज के लिए आपको अप्लाई करना है, कौन से कॉलेज के लिए काउंसलिंग में फॉर्म भरना है या कब नहीं भरना है, कब भरना है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ, एक पॉइंट्स ऐसा मेन इंपॉर्टेंट बताऊँगा जो आपके में भी हो सकता है 1 लाख 2 लाख बचा जाए, ठीक है, आज का ये 40 मिनट का वीडियो। तो वो कौन सा पॉइंट हो सकता है? तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाते हैं और 1-1 रुपये इकट्ठा करते हैं। अब मान लीजिए कि वही पैसा, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स को मैं जानता हूँ जो 1-1 रुपये बचा करके अपने बच्चों के लिए, मतलब खुद नहीं चीज़ों को मैनेज करेंगे, मतलब खुद चीज़ें कई बार अच्छा नहीं पहनते हैं, अच्छा नहीं कुछ ऐसा करते हैं, बच्चों के लिए ज़रूर रखते हैं। अब वही पैसे निकल जाएं तो उनको दर्द, तो क्या फिर बच्चों के लिए सोचना पड़ता है। तो क्या है, जैसे मान लीजिए अभी एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिल किए जाएंगे, ठीक है। काउंसलिंग मतलब समझ रहे हो, अभी भी 1-2 की काउंसलिंग चल रही है, जैसे मान लीजिए मणिपाल की भी चल रही है, ठीक है। तो प्राइवेटों की भी चल रही है कुछ कुछ कॉलेजों की, और बाकी जेई वगैरह की, मेडिकल की तो चलेगी। जब आप काउंसलिंग करने जाएंगे तो काउंसलिंग से पहले, आज की डेट में, पहले तो क्या होता था, डायरेक्ट काउंसलिंग लेटर होता था, वहाँ चले गए, आराम से काउंसलिंग हो जाती थी। नोडल सेंटर पे पहले डॉक्यूमेंट नहीं, तो पहले तो डॉक्यूमेंट नोडल सेंटर पे चेक नहीं होते थे, डायरेक्ट चेक वहीं होते थे जहाँ पे एग्ज़ाम मतलब काउंसलिंग हो रही है। लेकिन लास्ट 2 ईयर में नोडल सेंटर बन चुके हैं, और ये लास्ट 2 ईयर से मैंने देखा है एक चीज़ और आ गई है। वो क्या है, काउंसलिंग के लिए फ़ी भरना, ठीक है। हर काउंसलिंग के लिए फ़ी भरना। मान लीजिए अगर कोई बच्चा यूपी का है और मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि वो उत्तराखंड में भी अपना डालना चाह रहा है नीट के लिए, या कहीं दूसरी जगह एमपी में भी डालना चाह रहा है, तो उसको सबसे पहले एक काउंसलिंग फ़ी भरनी होती है, ठीक है। तो यूपी के लिए देना होगा, मान लीजिए एमपी का है तो एमपी के लिए देना होगा, किसी के भी लिए एक्स्ट्रा। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजों की। तो देखो होता क्या है, गवर्नमेंट के लिए लास्ट ईयर का बता देता हूँ, 30,000 थे यूपी में, बाकी गवर्नमेंट वाले के लिए। अभी थोड़ा सा आते हैं प्राइवेट पे। प्राइवेट वाले के लिए यूपी गवर्नमेंट डीजीएमआई के नाम चेक ले रही थी 2 लाख रुपए का, ठीक है। उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वो लगभग 1.5 लाख रुपए का था उनका प्राइवेट के लिए। अब क्या होता है जनरली कि जैसे बच्चे ने दोनों भर रखे हैं, अब क्या हुआ, कई बार काउंसलिंग जो होता है, काउंसलिंग के लिए लेट सवेर होते रहते हैं। ये शेड्यूल ऐसा शेड्यूल नहीं है कि पहले उसका हो जाएगा, फिर आपने तो अपनी प्लानिंग कर रखी होती है कि अच्छा पहले मैं दोनों भर देता हूँ, अगर मेरा इसी में हो गया तो मैं इसमें ले लूँगा, उसमें नहीं जाऊँगा। आप ऐसा सोच रहे हैं, ये आपकी सोच है, गवर्नमेंट की थोड़ी ना है। गवर्नमेंट में जो पॉलिसी बना रहा है वो कोई टीचर नहीं है,
कि रहम आ जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा या फिर पैसे वापस कर दो या कुछ ऐसा कर दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इसमें क्या है, उन्होंने तो एक पॉलिसी बना दी, ठीक है। आप सोच रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो पूरा कि अच्छा पहले मैं दोनों तीनों का भर देता हूँ, और आपने भर भी दिया क्योंकि उसमें सीधा लिखा हुआ है, आपने इंस्ट्रक्शन बड़े अच्छे पढ़े और किसी दूसरे से भी पढ़वाए, तो उसने भी कहा कि हाँ सीधा सीधा तो लिखा हुआ है कि अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है इस बात को। प्राइवेट में अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आपके पैसे आपके पास चेक आ जाएगा 1 महीने बाद। ऐसा करके सोचते हो आप लोग कि मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं, मेरे पैसे तो मेरे पास रहेंगे। आपने 3 की काउंसलिंग भर दी। अब हुआ क्या वहाँ पे कि जो काउंसलिंग का शेड्यूल था वो चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तो जिसमें आप चाह रहे थे, पहले चाह रहे थे, मान लीजिए अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि मुझे दिल्ली मिले, अब मिल गया उसको यूपी। अब उसने एडमिशन ले लिया यूपी में, तो आपको पता होना चाहिए कि एडमिशन में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फाइल सबमिट की जाती है और चेक सारे के सारे जाते हैं। चेक 5 इयर्स के, मान लीजिए अगर आप MBBS में एडमिशन लेते हैं तो आपके नियरली 3 साल के चेक जाते हैं पहले। अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो 2 साल के चेक जाते हैं पहले। अब क्या हुआ कि आपने जो है एडमिशन लेना था दिल्ली में और हो गया आपका यूपी में, तो अब क्योंकि दिल्ली में तो ज़्यादातर कॉलेज मेडिकल कॉलेज तो कोई प्राइवेट है ही नहीं, तो सारे के सारे गवर्नमेंट हैं, तो थोड़ा प्राइवेट की बात और करते हैं यहाँ पे साथ में, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए गवर्नमेंट में जाएगा तो उसका भी जाएगा पैसा, उसका भी 20-30 हज़ार रुपये 2-3 जगह निकल जाएगा। तो मैं आपका चाह रहा हूँ कि वो ना निकले आपका और वो पैसा आपके पास रहे, ठीक है। तो आपको सोचना ना पड़े, क्योंकि उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं उसमें कई बार समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दिल्ली को छोड़ देते हैं, यूपी उत्तराखंड का ले लेते हैं। आपको करना है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में 2-3 मेडिकल कॉलेज हैं प्राइवेट। अब उसके आपने भर दिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का 1.5 लाख रुपए। अब इधर यूपी का भर दिया 2 लाख रुपए। अब यूपी में आपका आ गया, ठीक है, तो वो 2 लाख रुपए तो ठीक है, कंपनसेट हो जाएंगे आपकी फीस में। लेकिन फिर क्या हुआ, शेड्यूल उसका सही नहीं था और बाय द वे वही लेटर बाद में आ गया आपका उत्तराखंड का। तो वो पैसे आपके कब लौटने थे? पैसे आपके तब लौटने थे जब आपको वो लेटर इशू नहीं करते। अब वो गलती आपको, सारी गलती किसको डालेंगे? आपके ऊपर। भाई आपने तो नहीं लिया, उन्होंने तो ऑफर किया, आपको ऑफर किया कि आप हमारे यहाँ पे एडमिशन लीजिए, और आपने भी उसी बात के लिए पैसे दे रखे। अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो 1.5 लाख रुपए आपके पानी में चले गए। तो मतलब खुद से बताओ, अब क्वेश्चन ये एक आध बच्चे के दिमाग में आएगा, सर फिर इसका ऑप्शन क्या था? सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए इसका, है ना। क्योंकि ये मान लीजिए हमारे 1.5 लाख रुपए वहाँ जा रहे हैं, अगर हम ऐसा ऐसा सोचें तो फिर तो कहीं भरेंगे नहीं। लेकिन अब देखिए, मान लीजिए कि अभी मणिपाल में ही चल रहा है ना, काउंसलिंग के लिए, बीटेक के लिए 10,000 रुपये उसकी फ़ी है। अब आपने सोचा चलो भर देते हैं, मेरा नंबर तो आ ही गया और इतनी सारी रैंक के आ ही जाएगा, प्राइवेट तो है ही, ले लेना है। अब क्या हुआ कि आपने ये चीज़ नहीं सोची, पहले से प्लानिंग नहीं कर रखी थी कि मुझे किस ब्रांच में जाना है। आईटी ब्रांच में जाना है, मैकेनिकल ब्रांच में जाना है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जाना है, किस ब्रांच में आपको जाना है। यहाँ पे मैं दोनों की बात करूँगा, मेडिकल इंजीनियरिंग की। अब क्या हुआ, आपको तो ये पता ही नहीं है, बस इतना पता है कि मुझे तो एडमिशन लेना था, मैंने एडमिशन ले लिया, मतलब वो 10,000 रुपये भर दिया आपने। अब जब भर दिए तो बाद में मालूम पड़ा आपको कि उन्होंने तो जो ब्रांच में कहीं एडमिशन कोई ले ही नहीं रहा था, वो आपको पकड़ा दी, लो जी आप आइए हमारे यहाँ, मोस्ट वेलकम है। अगर आप कहते हो नहीं मैं तो नहीं ले रहा इस ब्रांच को, क्योंकि आपने पहले फ्रेमवर्क तैयार नहीं किया था अपने ऊपर ये चीज़ ध्यान नहीं रखी थी कि मुझे किस ब्रांच में जाना है, समझ रहे हो ना। तो देखो होता क्या है कि अगर थोड़ा पैसा है आपके पास एक्स्ट्रा तो दुख नहीं होगा, है ना। और अगर आपके पास पैसा थोड़ा सा मिडिल क्लास की फैमिली ज़्यादातर तो होती है इस केस में, तो उसमें आपको लगेगा यार मेरे तो पैसे चले गए, समझ रहे हो ना। तो ये जो वीडियो है वो मैं आपको इसलिए ही बना रहा हूँ
ताकि छोटी छोटी चीज़ें आपको बिल्कुल बताता रहूं, ताकि कहाँ पे पैसे आपके बच सकते हैं, कहाँ पे पैसे आपको खर्च करने की ज़रूरत है। और टाइम जैसे ही आएगा वहाँ पर भी बताऊँगा कि किस तरीके से करना है। अब समझ में आई आपकी बात? क्योंकि किसी मान लेते हैं एक बच्चे ने एडमिशन, जैसे मैं यहाँ पे मेडिकल में ही चल रहा था अभी, फिर दोबारा मेडिकल पे आ जाता हूँ। किसी बच्चे ने यूपी में एडमिशन ले लिया, अब उसकी डॉक्यूमेंट की फाइल जमा हो गई, वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो गए। अब वो चाह करके भी चेक जमा हो गए, अब चाह करके भी इधर उत्तराखंड में उसका मन है, नहीं ले सकता एडमिशन। क्यों नहीं ले सकता? पहली साल की फीस जा चुकी है, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर की तो जाएगी ना, वो जा चुकी है। तो या तो वो इधर से 11 लाख या 12 लाख रुपए छोड़े जो ईयरली फीस होती है, या फिर वहाँ की, एक तो वहाँ की फीस, वहाँ की फीस, दोनों फीस जस्ट डबल फीस दे। तो कहने का मतलब क्या है, आप पहले से ये जो बच्चे मेडिकल के अभी देंगे 13 वाले, या जो बच्चे 12th वाले हैं, चाहे 11th वाले भी हैं, वो सबके लिए कॉमन बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप अपने पैसों को, एक एक पैसों को बचाओ। क्योंकि आप यहाँ तो बचाते हो लेकिन वहाँ इकट्ठा करके दे देते हो, लो जी हमने तो जो क्या बोलते हैं अच्छा खाया पिया नहीं, आपके लिए दे रहे हैं, तो वो आपने दे दिए। तो वो ना जाएं, बेवजह ना जाएं, उसका भी आपको एक तैयार करना पड़ेगा। तैयार कैसे करना पड़ेगा? अभी मैं आपको बता रहा था कि भाई जब आपको मालूम है मणिपाल में या XYZ में मुझे ये सीट लेनी है, इसमें लेनी है, इस ब्रांच में लेना है। अब उस ब्रांच का पहले ये देख लो कि लास्ट ईयर में कितने रैंक तक गया हुआ है ये। अब मान लीजिए किसी बच्चे की जो है रैंक 30,000 से अबव है, तो पहले जो उसमें एडमिशन हुए हैं कभी 30,000 तक आया ही नहीं है उस रैंक, उस ब्रांच में बच्चा, तो आप क्यों उसको ज़बरदस्ती 10,000 रुपये पकड़ा रहे हो? समझ रहे हो? तो अगर आपको लग रहा है अच्छा इस ब्रांच में इस रैंक तक के बच्चों को लिया गया है, तो आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो ही जाएगा बाद में। तो अब इसी पे आ जाते हैं मेडिकल पे। अब आपको लग रहा है कि हाँ भाई चलो हमें यूपी में करना है, यूपी में ही लेना है आपको एडमिशन। और हाँ देखिए, गवर्नमेंट में तो उतना दुख नहीं होता है। गवर्नमेंट में क्यों दुख नहीं होता है? गवर्नमेंट की फ़ीस 30,000 है, 40,000 है काउंसलिंग की, तो वो एक बियर की जा सकती है, लेकिन वो भी बहुत बड़े पैसे हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर आपने 3 जगह भर दिया तो 1 लाख तो वैसे ही चला गया। तो उसके लिए भी बच सकते हैं आप, ऐसा नहीं है उससे नहीं बच सकते, या मतलब आप सोचे नहीं मैं तो एक जुआ खेल रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, ऐसा कब तक समझाएंगे अपने मन को? अगर वो चीज़ पहले से ही तैयारी कर ली जाए तो वो भी कंडीशन नहीं आएगी। तो पहले से तैयारी ऐसी क्या होती है भाई? पहले से तैयारी ये होती है कि आप पहले रैंक चेक कर लें कि किस कॉलेज में कौन सी रैंक तक के, कौन से मार्क्स तक के बच्चे गए हुए हैं, या कहाँ पे कितनी कट ऑफ गई थी। तो ये लास्ट 5 ईयर्स का, 10 ईयर का नहीं बोल रहा हूँ मैं, 5 ईयर भी छोड़ दो, लास्ट 3 ईयर का देख लो, एक 3 ईयर का एनालिसिस अपने दिमाग में रखो। अब मान लीजिए किसी बच्चे के जो क्या बोलते हैं आ गए मार्क्स 570, अब बच्चा जनरल कैटेगरी का है, मेडिकल की बता रहा हूँ, 720 में से 570 नंबर आ गए। अब दिल्ली का बच्चा है तो जनरल कैटेगरी का है, भाई आप देख लो पिछले साल भी 580 पे भी नहीं हुआ एडमिशन, समझ रहे हो ना? तो आप इन चीज़ों को पहले देखोगे तभी तो समझ में आएगा। तो दिल्ली में भरने का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। 570 आपके आ रहे हैं, 580 आपके आ रहे हैं, MP में भर दो, यूपी में भर दो, आ जाएगा आपका नंबर। आप दिल्ली में भर रहे हो, नहीं आएगा, आप दिल्ली के रहने वाले हो ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आएगा नहीं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आप देख लीजिए वहाँ पूरा डिटेल दे रखा है, 580 पे भी नहीं हुआ था एडमिशन, ठीक है? तो कैटेगरी वाइज आप देख लें, ताकि आप इन चीज़ों से बचाएंगे कि भाई दिल्ली में दे रहे हैं 40,000 रुपये काउंसलिंग के, फिर उधर यूपी में दे रहे हैं, फिर आप MP में दे रहे हैं, फिर आप उत्तराखंड में दे रहे हैं, मतलब ये देते ही रहोगे, समझ रहे हो? क्योंकि मैं कई पेरेंट्स को जानता हूँ, बेचारे इतना कर करके बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। और तो और जैसे मान लीजिए आप तो फिर भी यहाँ तक दूर, थोड़ी दूर के लिए जाएंगे तो ऑटो ले लेंगे, लाओ भैया रोक लो, चल रहे हैं जरा। ऑटो मतलब ऑटो बुलाने की स्टाइल आपकी अलग होती है। ऑटो में बैठे, चलो भैया कितने लोगे, आपने तो पूछा नहीं। पेरेंट्स कई बार उससे वो कर रहे हैं, भैया कितने लोगे, कैसे लोगे, इतने ले लो, मतलब एक एक पैसा बचा रहे हैं। और जब काउंसलिंग का टाइम आता है तो आप उन पैसों को ये भी नहीं सोचते हो कि भाई मेरे 1.5 लाख जा रहे हैं, 3 लाख रुपए जा रहे हैं। अब पेरेंट्स के दिमाग में कितना चलता होगा।
एक्चुअली तो पेरेंट्स के चले या ना चले, मेरे दिमाग में बहुत चलता है, और मैं लास्ट बहुत दिनों से ये चीज़ देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में जब होता है अच्छा इस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, इतने पैसे चले गए, इतने पैसों में तो हमने पूरी पीएचडी खत्म कर ली थी। समझ रहे हो ना, हम तो गवर्नमेंट से पढ़ पढ़ के जो क्या बोलते पीएचडी तक हमने कर ली इतने पैसों में। तो उनके पैसे काउंसलिंग के पैसे हैं। तो मतलब कई बार मुझे लगता है कि यार कितना मतलब बच्चों के लिए पेरेंट्स परेशान होते हैं। और फिर एक और नई चीज़ है, देखो बार बार मैं कहता हूँ, मैं कभी बच्चे से नहीं कहता मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, कहता ही नहीं, मैं कहूँगा भी नहीं, लास्ट तक भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी एक फ्री स्टाइल है, मैं फ्री स्टाइल से ही पढ़ाना चाहता हूँ, फ्री स्टाइल से ही किसी चीज़ को लोगों को समझाना चाहता हूँ। अगर किसी को मेरी बातें समझ में आ जाती हैं तो उसको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, ताकि फ्यूचर में गलती ना करो, ठीक है। और अगर लगता है कि ठीक है वो तो चल जाएगा, तो फिर आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, पहले तो 2-4, जब आपके पैसे चले जाएं फिर आप समझो अच्छा वो सर जो कह रहे थे वो सही था, बाकी का तो जो है हमने गलत एक्सपेरिमेंट कर दिया। तो लोग भी कई तरीके के हैं उसमें। अब आप ऐसे समझ लो कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ गलती से सीखें, मतलब हम गलती करेंगे, ये बात फिक्स है कि गलती करना भी ज़रूरी है, फेलियर भी ज़रूरी है, ये बात सही है, इसमें कोई तीन राय नहीं है। मैं कई बार फेल होता हूँ, हर चीज़ में होता हूँ, मुझे कई बार चीज़ें नहीं आती हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि उसमें हम मतलब एक्सपर्ट नहीं होते, एक्सपर्ट भी होते हैं उस चीज़ में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनमें बिना फेल हुए भी हमें सक्सेस हुआ जा सकता है, तो उसको करना चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है। अगर मान लीजिए कोई आपका सीनियर करके आया हुआ है चीज़ों को, कोई आपको ये बता रहा है भाई ऐसे करके आपको बनना है, तो आप उसकी बात मान लो, क्योंकि बताएगा तो वो जो उसके सामने या तो हो रही हैं या चीज़ें हो गई हैं या इस लाइन में है, तो उसको तो पता होता है सारी चीज़ें, कंडीशन। अब पहले क्या था, पहले तो मैं खुद ही यूट्यूब पे नहीं था, मतलब यूट्यूब पे उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से अब हूँ। अब तो फुल फ्लैश में है, आगे भी रहेंगे। अब तो इस बार जिस बच्चे की काउंसलिंग है, कुछ बच्चों के तो पिछली बार मैं ही बता देता हूँ, एम्स तक का उनको नहीं मालूम पड़ा था कि एम्स की दोबारा से काउंसलिंग होने वाली है। उन बच्चों के परसेंटाइल काफ़ी अच्छे थे, उनकी सीटें छूट रही हैं। जिस बच्चे ने एडमिशन ले लिया वो बच्चे ने दोबारा से एम्स में एडमिशन ले लिया। रीज़न क्या था, जो बच्चे को यही नहीं मालूम पड़ा मेरी परसेंटाइल तो इतनी है, उस पर काउंसलिंग चल रही है। 1-2 बच्चे तो मैंने ऐसे देखे अपने यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब इस तरीके का कोई पॉइंट आउट हमने भी खुद सोच लिया, हमने भी कमर कस लिया कि इस बार बच्चों को ऐसी दिक्कत नहीं आने देंगे। लेकिन वो बच्चे कौन से होंगे, जो चैनल पर थोड़े से जुड़े हुए, जिनको हर चीज़ समझना जरूरी है, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ गए आप, पहले आपने पेपर तो देना ही देना है, पेपर देने के तुरंत बाद एक फ्रेमवर्क, अभी मैं नहीं कहूँगा कि आप 3 साल का एनालिसिस करो, जब आप पेपर दे लोगे एनालिसिस भी बताऊंगा, किस नंबर के कितने नंबर मार्क्स के बच्चों को कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सी काउंसलिंग में जाना चाहिए, वो सारी डिटेल बताने वाला हूं मैं आपको। IIT JEE के लिए भी बताने वाला हूं, तो दोनों का ही बताऊंगा शेड्यूल कि कब कैसे कहाँ क्या करना है आप लोगों को। अभी फ़िलहाल के लिए एक बात ये दिमाग में बिठा लो कि ये वाली चीज़ें जो अभी पहले से सोच के चलते, क्योंकि अभी ये चीज़ मालूम होगी आपको, भाई धोखा ना खाएं, तो फिर थोड़ा दिमाग भी चलाने लगोगे, क्योंकि थोड़ी चीज़ें मालूम होनी चाहिए ना। अच्छे सर ने ये बताया था 1 महीने पहले, अब मान लो इस चीज़ को मैं काउंसलिंग के बाद बताता हूँ। एक्चुअली में तो आज PV लॉ की ख़त्म हो गया था, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो बताना, नया बताऊँगा, बताता रहूँगा आप लोगों को। तो मुझे टॉपिक लगा कि इस पे थोड़ा सा डिस्कशन आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों के पैसे चले जाते हैं, जहाँ पे आप एक एक रुपये की वैल्यू समझते हो, वो आपके एक साथ 1.5 लाख 2 लाख रुपए चले जाते हैं कहीं पे। तो मतलब आपको भी खुद टेंशन में रहते हो, आप बहुत दिन टेंशन में रहते हो, ये लगा रहता है, पेरेंट्स भी टेंशन में रहते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते आपके सामने, क्योंकि एक्सप्रेस करेंगे तो आप भी परेशान होगे, क्योंकि वो जानते हैं गए तो गए, अब तो ऐसा ही बोलना पड़ेगा गए तो गए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी अपना प्लान है, गवर्नमेंट के अपने ऐसे प्लान होते हैं, आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा अच्छा चल क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लेता हूँ बीच में इसी एग्जांपल को, अभी क्या था, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन पे मार्च अप्रैल मई के पैसे हमारे यहाँ भी आ रहे थे 8,000 रुपये पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी का बिल।
हमें ऐसा लगा कि भाई किसी गवर्नमेंट ने चलो थोड़ा सा राहत कर दिया है, क्योंकि जनरली जो होता है वो 12,000 15,000 या 20,000 का आता था, चलो इस बार तो 8,000 का आ रहा है, हम 8,000 रुपये पर मंथ भर रहे हैं, तो हम भी खुश थे। मानी चलो यार, कहाँ 20,000 का बिल आता था, कहाँ 8,000 का बिल आ रहा है, चलो हम तो खुश थे। अभी क्या हुआ कि 3 महीने का दिया हमने 888, अब क्या हुआ कि पिछले महीने आ गए 30,000। हम सरप्राइज, माने कि हम तो इतनी वाली सेलिब्रिटी भी नहीं है कि भाई कोई तो कह देता है अपनी बात कि अच्छा मेरा तो पूरी कॉलोनी का आ गया बिल यहाँ पे, मेरे यहाँ दे दिया इन्होंने, हम तो वो भी नहीं कह सकते, या हमारी सुनेगा ही नहीं कोई भी। ये फैक्ट है, हमारी मेरी और आपकी कोई नहीं सुनने वाला। रीज़न क्या है भाई, न्यूज़पेपर वाला आपके पास क्यों आएगा, है ना? आप कोई बहुत बड़े महान, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, जिसको आप क्या कहते हो सेलिब्रिटी, हाँ सेलिब्रिटी थोड़ी ना हो। तो आप जब 30,000 आ गए, मैंने कहा भाई ये कैसे आ गए, तो उन्होंने क्या कहा मालूम है, ये जो है यूनिट चार्ज है, ये यूनिट चार्ज है। बाकी फिर क्या था वो पहले वाला, वो तो एक कंपनसेट बिल था, मतलब इतने तो आने ही आने हैं, बाकी यूनिट चार्ज ही है। तो मतलब पहले तो मुझे भी लगा ये 30,000 क्या मतलब पूरी बिल्डिंग का आ गया क्या मेरे लिए तो कहने का मतलब समझ रहे हो आप लोग, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो हर जगह पॉलिसी कुछ ऐसी बनी हुई है ताकि आपको ये लगेगा यार ये हमारे साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि जब एडमिशन होते हैं तो बच्चे के साथ पेरेंट्स ज़्यादा परेशान होते हैं। बच्चा तो होता ही होता है, सुबह से शाम तक काउंसलिंग में जाना, फिर मतलब हर जगह इधर उधर भागना, डॉक्यूमेंटेशन कराना, नोडल सेंटर पे जाना, उन सारी चीज़ों को देखते हुए बच्चा तो परेशान है, बच्चे के साथ बेचारे पेरेंट्स भी परेशान हैं। तो परेशानी आपकी कम हो, इस बार मैं इस बात का ध्यान रखने वाला हूँ। चाहे भले एक आध बच्चे को मेरी बातें गलत लग सकती हैं, एक आध बच्चा सोचेगा यार सर मालूम नहीं क्या बताते रहते हैं। नहीं, पहले मैं भी सोचता था कि मुझे क्या बताने की ज़रूरत है, सारे बच्चे जानते हैं। लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं ज़रूरत है। अगर किसी बच्चे ने चैनल को देख रहा है तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चा हमारा जो है कभी भी किसी से धोखा ना खा जाए जिस लाइन में हम बैठे हुए हैं। अगर हम जिस लाइन में बैठे हुए हैं, हमारी बैठने की वजह से भी बच्चा धोखा खा रहा है, तो फिर हमारा भी मीन्स थोड़ा कम है। ऐसा करके मुझे अब लगने लगा है। पहले ये था ठीक है बच्चा एक्सपर्ट है, अपना समझदार है, हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को ही लगता है कि आप एक्सपर्ट हो, इसमें कभी भी धोखा खा सकते हो। ठीक है, तो ये वाली बात जो मैंने बताई है, काउंसलिंग के लिए लिख भी दिया है मैंने कहीं, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज दोनों का कहा है। ठीक है, गवर्नमेंट में भी धोखा खा जाते हैं। अब बच्चे के नंबर आए 600, अब देखना जरा 600 वाला धोखा खा रहा है। आप कहते हो वो इंटेलिजेंट है, अरे भाई वो इंटेलिजेंट जो है वो सब्जेक्ट में है, काउंसलिंग में क्या होता है उसको भी नहीं मालूम है क्या हो रहा है। अब उसको किसी ने बोल दिया भैया चारों में भर दो, इधर भर दो, इधर भर दो, दिल्ली में भर दो, यूपी में, एमपी में और उधर कर्नाटक में भी भर दो, 600 नंबर आए हुए हैं। अब किसी ने उसको बताया नहीं भाई तुम्हारा तो यार हर जगह हो जाएगा, तुम जहाँ के हो वहाँ भरो, जहाँ तुम्हें चॉइस लग रहा है दिल्ली में भरो, क्या दिक्कत है। मान लो आप बिहार के हो, आपको लग रहा है दिल्ली से मैंने MBBS करनी है, आप दिल्ली भरो ना, दिल्ली का होगा। आप क्यों 4 जगह जो क्या बोलते भर रहे हो, मतलब मालूम पड़ा 4 जगह भर लिया तो एक की फीस मान लीजिए 30,000 तो 1,20,000 ऐसे निकल गया। मान लेते हैं उसमें से 30,000 रुपये कम कर देते हैं, 90,000 तो पहले निकल गया। उन 90,000 को बचाओ, मेरा ये रहेगा। ठीक है, अगर आप 3 साल का थोड़ा एनालिसिस कर लें, भाई जनरल कैटेगरी में कितने मार्क्स पे यहाँ पे एडमिशन हुआ है, OBC में यहाँ पे कितने मार्क्स में एडमिशन हुआ है, SC में यहाँ पे कितने पे गया है, ST में यहाँ पे MBBS की सीट कितने पे गई है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो उन पैसों को ज़बरदस्ती क्यों फेंकना। अच्छा क्या होता है कई बार जब जैसे काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग होते समय एक डर बड़ा होता है, मतलब जितना डर पेपर देने के टाइम होता है उससे कहीं कई गुना ज़्यादा डर काउंसलिंग में होता है, बच्चे को भी पेरेंट्स को भी। अगर वो पहली बार दे रहे हैं तो चीज़ों को, अगर उन्होंने 2-3 बार कर रखा है प्रोसेस, तो उनकी प्रोसेस में आ जाता है। फिर प्रोसेस में कैसे आ जाता है, देखो मैं आपको बताऊं, जितने बच्चे पास होते हैं, जितने बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर वो लैक ऑफ नॉलेज हैं तो उनको पता ही नहीं पड़ती है कि कौन सी काउंसलिंग कब निकल गई, तो बहुत सारे बच्चे तो आउट ही रहते हैं पहले से। अब पहले का ज़माना नहीं है जो सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में आएंगी।
अब सारी चीज़ें न्यूज़पेपर वालों को भी नहीं मालूम होती हैं कई बार, तो अब केवल और केवल गूगल बाबा को मालूम होती है। तो जब भी एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगी, आपको डेली गूगल बाबा की जो है हेल्प लेनी पड़ेगी, बिना उसके काम नहीं चलेगा। क्योंकि न्यूज़पेपर वाले खुद थक जाते हैं कि भैया मेरा तो ये फील्ड ही नहीं है, मैं तो जो है चला था वहां पे, लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ पा रहा है। समझ रहे हो ना ये? या तो फिर जो कोचिंग में अपना पूरा डेप्थ दे रहा है उसको मालूम होता है कि कौन सी काउंसलिंग कब चल रही है, कहाँ चल रही है, या फिर जो बच्चों को ही मालूम होता है क्योंकि वो भटक रहे होते हैं, या फिर जो टीचर एक होता है कि उसको लगा रहता है कि अच्छा मेरे यहाँ से बच्चे निकले तो उस बच्चे का कहाँ पे एडमिशन हो सकता है, या फिर उसे मालूम होता है। इन दो लोगों को मालूम होता है, तीसरे वाले को तो कुछ नहीं मालूम होता है। जो काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं नोडल पे या जहाँ पर भी, उनको भी केवल चाय समोसे मालूम होते हैं कि अच्छा मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, बाकी का मालूम नहीं है कि इस बच्चे के कितने मार्क्स पे मैंने एडमिशन दिया है। तीसरे को नहीं मालूम होता है। समझ रहे हो ना? तो दो लोगों को ही मालूम होता है, एक पेरेंट्स को, एक जो बच्चे को, बच्चा पेरेंट्स तो एक ही मान लो, बाकी एक टीचर को जो इस लाइन में है या उसको लगा रहता है कि मैं किस तरीके से, मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट कहाँ पे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब थोड़ी इंजीनियरिंग की बात बता देता हूँ आपको। इंजीनियरिंग में भी सबसे पहले आप एक ब्रांच चूज कर लीजिए। देखिए होगा क्या, अभी काफ़ी सारी नई ब्रांच आने लगी हैं। नई ब्रांच में आपको कई बार लगता है कि अच्छा नहीं ये तो बड़ी अच्छी ब्रांच है, ले लेता हूँ, नई ब्रांच है, बड़ा स्कोप होगा। कितने लोगों से पूछा आपने ऐसा? मतलब कैसे डिसाइड किया आपने कि ये जो नई ब्रांच आई है मैं इसमें एडमिशन ले लेता हूँ या ले लेती हूँ तो मेरा मतलब अच्छा हो जाएगा? अब खुद से डिसाइड कर लिया। हो सकता है आपका मतलब अच्छा इसमें इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन नई ब्रांच आई है, पहले ये तो देख लो कि इसमें मतलब आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब बच्चे ने कोई नई ब्रांच आई उसमें एडमिशन ले लिया। अब क्या है, वहाँ कॉलेज फ्रेंड मिले तो कॉलेज फ्रेंड ने बताया कि मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं आईईएस की तैयारी कर रहा हूँ। आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। आईएएस में तो सारे सब्जेक्ट चल जाते हैं। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज कर रहा हूँ, पीएसयू की तैयारी कर रहा हूँ। अब उसके भी दिमाग में लगा यार मुझे भी करनी चाहिए, जब मेरे सीनियर कर रहे हैं तो मुझे भी आईएएस की तैयारी करनी चाहिए या मुझे भी पीएसयू की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि उसने अपना देखा कि किसी का जो सीनियर था वो रिफाइनरी में चला गया, एनटीपीसी में चला गया और डीआरडीओ में चला गया गेट के थ्रू। गेट का उसका स्कोर बहुत अच्छा था, उसको भी लगा यार मुझे भी जाना चाहिए। अब जाना चाहिए, लेकिन उसने ब्रांच ऐसी ले रखी है जिसकी कोचिंग कहीं पर भी पीएसयू की नहीं होती है, जिसकी कोचिंग गेट की नहीं होती है कहीं पे। अब वो सोच रहा है कई बार यार मैं तो बड़ा फंस गया, मतलब 4 साल मैंने यहाँ दे ली और मुझे दूसरी वाली ब्रांचों में बिठाया जा रहा है। मेरा जो कोर सब्जेक्ट है उसकी तो कोचिंग ही नहीं कोई दे रहा है, और सारे जो है इंग्लिश और जो जनरल एग्ज़ाम है उनकी मुझे तैयारी कराई जा रही है। बाकी का तो मेरा जो कोर सब्जेक्ट है उसका तो कोई टीचर ही नहीं है। क्योंकि टीचर जो है आगे जब आप गेट कोचिंग लोगे तो तभी पढ़ाएगा जब वहाँ पर मास होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे उस ब्रांच में, उनकी ही चलती हैं। मालूम पड़ा कि नई ब्रांच आई है तो उसका कोई जो अच्छी कोचिंग वाले हैं या जिनको आप बोलते हो अच्छी कोचिंग, मैं तो खैर नहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट में बिलीव करता हूँ, है ना, लेकिन पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। अब आधा दिमाग आपका वहाँ कंफ्यूज होगा। आप अब सोचने लगोगे यार मैंने तब सोच ली होती ये वाली बातें तो मैं अब इस दिन को नहीं देखता। तो देखो कभी भी एडमिशन लो, ये हिंट जरूरी थी आपके लिए, आज का सेशन भी जरूरी था आपके लिए करना, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो जब आप ब्रांच चूज कर रहे हो उस ब्रांच का एक फ्रेमवर्क बना लो कि मुझे इसमें जाना है, उस ब्रांच के बारे में अच्छी नॉलेज ले लो कि आगे इसके क्या क्या स्कोप हैं और किस तरीके से आपको करना है। गेट के थ्रू पीएसयू में जाना है, गेट के थ्रू पीएचडी करनी है, व्हाटएवर जो भी करना है, तो उसका आपको पहले से मालूम होना चाहिए। क्योंकि अब ये चीज़ नहीं है कि आप 9th क्लास कर रहे हो, 10th क्लास कर रहे हो, तो 9th 10th में तो ये होता था ठीक है अभी तो बच्चा बड़ा होगा, बड़े होने के बाद देख लेंगे। 11th में भी बच्चा बड़ा होगा, 12th के बाद देख लेंगे। अब तो 12th के बाद ही आ गया, अब कब देखोगे? अब आपका टाइम लिमिटेड है, आपके पैसे इंपॉर्टेंट हैं, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, अब डिसाइड आपने करना है।
तो ये आज का सेशन मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था, ताकि आपको ये वाली बात समझाऊं, ताकि आप पहले से प्री प्लानिंग लेकर के रहें अपने कैरियर के लिए कि भाई मुझे इस ब्रांच को चूज करना है। और मेडिकल वालों को भी ध्यान रहे कि आपको 3 स्टेट देख लीजिए जिसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट है कि मुझे वहाँ से करनी है MBBS, तो पहले उसके लास्ट 3 इयर्स, अगर हो सके तो 5 साल का सारा एक डेटा देख लें कि यहाँ पर इतने इतने हैं और उन्हीं में भरें। 2 स्टेट हो सके तो 2 ऑप्शनल ले लो, ज़्यादा मत भरो नहीं तो पैसे जाएंगे, क्योंकि कोई भी फ्री काउंसलिंग कराने के लिए नहीं बैठा है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो। और प्राइवेट का तो मैंने आपको रेट बता ही दिया, मतलब एक साथ जाने वाले हैं 1.5 लाख रुपए, और अगर आपने 2-3 में भर दिया तो पूछो मत, मतलब आपको खुद से लगने लगेगा यार इतने में तो मालूम नहीं क्या हो जाता, 5 लाख रुपए में तो नई गाड़ी आ जाती, ठीक है। तो ये लगने लगेगा, तो ये आपको ना लगे, इसके लिए मैंने अभी आपको बता दिया है। दूसरी चीज़ यही है कि जो जो चीज़ें बीच बीच में आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा उनके बारे में भी। और अगर हो सके तो जब आपकी काउंसलिंग चल रही हो या आपके जब भी एग्ज़ाम भी चल रहे हो, मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा इस पर, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी उस पर 20-30 मिनट्स का ही बनाऊंगा, क्योंकि जनरली मुझे टाइम की बड़ी वैल्यू मालूम होती है। मैं बहुत ज़्यादा 1 घंटे नहीं इसको लगने वाला, किसी भी कॉन्सेप्ट को जल्दी से बताऊँगा और आपकी कोई चीज़ें छूट ना जाए उस बात पे आपको एक फोकस करवाऊंगा कि ऐसा आपको करना है, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट मिलते हैं, और मंडे को ही मिलेंगे। अब तो सैटरडे संडे देखिएगा, नहीं तो अगर कुछ लगता है मुझे तो मैं क्वेश्चन पेपर आपको कराऊंगा, कोशिश करूंगा कल, ठीक है। बाकी एक दिन तो मैं भी फ्री रहना चाहता हूं और आप भी फ्री रहिए। रीज़न क्या है, जब आप फ्री रहोगे तो नई चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, नई चीज़ें दिमाग में आएंगी तो काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे तो उसमें एक भी दिन नहीं मिल रहा है आपको, तो आप भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कर क्या रहा हूँ, कर क्या रही हूँ। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जुड़े रहो और हर चीज़ करते रहो, देखते रहो, समझते रहो, और अब धोखा नहीं खाना है, इस बात का भी आपको ध्यान रहे, ठीक है। क्योंकि हमें ज़रूरी नहीं कि हम धोखा खा करके ही मतलब हर बार ऐसा सोचो नहीं तो मैं फेल होऊंगा पहले तब जाके पास होऊंगा, ऐसा नहीं है। हम दूसरों से भी सबक ले सकते हैं, दूसरों की बातों से भी सबक ले सकते हैं कि अच्छा उसने ऐसा करके किया था, मैंने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर एक आध मिस्टेक से धोखा हो जाए तो फिर उसको धोखा नहीं कहते हैं, लेकिन अगर आप जान करके भी चीज़ों को करो तो बड़ा धोखा है। फिर मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शिव। देखते हैं कल क्लास लेंगे नहीं लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड नाइट।